नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने वाले हैं सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बम्पर बहुमत से जीती है। उसके बावजूद भी सीएम पर सस्पेंस बरकरार और अभी तक तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री को लेकर के किल्लत चल रही है। बहुमत की बात हो रही है, कि किस तरह से कहाँ किस न किसका नाम आ सकता है। कहीं बात कही जा रही है कि महाराज, महंत और महिला, कि एक जगह महाराज होंगे, एक जगह महंत होंगे, एक जगह महिला होंगी। कहीं कहा जा रहा है कि एक जगह महारानी होंगी, एक जगह महिला होंगी और एक जगह महाराज होंगे। बहुत सारी बातें हो रही हैं। बालक नाथ का नाम आ रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश में बात की जा रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय हैं। मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर हैं और भी बड़े नाम हैं। बात की जा रही है कि हो सकता है कि इस बार चूंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र में, तो हो सकता है कि किसी एक राज्य में महिला को कमान दी जाए या फिर किसी एक राज्य में महिला को स्पीकर बना दिया जाए। बहुत सारी बातें चल रही हैं। ये सस्पेंस क्यों बरकरार है? बात हुई है पर्यवेक्षक आने की। पर्यवेक्षक आएंगे शनिवार रविवार को फैसला होगा और जैसा कि देखा जा रहा है कि सोमवार तक हो सकता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शपथ ले लें। ये भी एक बात आ रही है। रविवार को और शनिवार को बैठकें हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। केंद्र से पर्यवेक्षक आएंगे। पर्यवेक्षकों के नाम कल आ जाएंगे कि कौन कौन पर्यवेक्षक किस किस राज्य में जा रहे हैं। उसके बावजूद इतनी जरूरत क्यों पड़ी? भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, जैसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ तय होता है और केवल घोषणा बाकी होती है। शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया। लाडली बहना की बात आई तो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मोदी मैजिक चला है। वो लाडली बहना को श्रेय नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि लाडली बहना का श्रेय अगर होता या लाडली बहना का मैजिक होता तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्यों सरकार बनी, क्यों भाजपा को जीत मिली? मतलब मोदी मैजिक चला है तो मोदी मैजिक पर यदि बात है तो कई नाम सामने हैं। कौन हो सकता है मोदी की पसंद, कौन हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व की पसंद, किसके नाम पर मोहर लग सकती है? दूसरी तरफ यदि लाडली बहना का कमाल है तो शिवराज सिंह चौहान क्यों पीछे हैं? अभी तक क्यों देर हो रही है? क्या शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती भारतीय जनता पार्टी? और नहीं बनाना चाहती तो क्यों नहीं बनाना चाहती है? और चुनाव में शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे क्यों नहीं रखा है? बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हैं हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की नेत्री गुंजन चौकसे जी। गुंजन चौकसे जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता योगेंद्र सिंह यादव जी। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हेमंत जोशी जी हमारे साथ हैं। हेमंत जी, आपका स्वागत करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ हैं। प्रकाश सक्सेना जी, आपका भी बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और सबसे पहले गुंजन जी, आपके पास आना चाहूँगा। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ तय होता है, फैसले लेने में भारतीय जनता पार्टी देर नहीं लगाती है। फिर तीनों राज्यों में अभी तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा ना हो पाना क्या साबित करता है? कि तय नहीं हो पाया है या इंतजार करवाया जा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के पास तो उनमें से चयन नहीं किया जा रहा है? सूरज जी, जी ये भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं, जी जो एक ऐसा परिवार है, जहाँ जो संगठित होकर और इस देश की सबसे लोकतंत्र की सबसे संगठित पार्टी कही जाती है, जो इस जी। चुनाव में हम सबने देखा। हम्म। इस पार्टी का एक ही उद्देश्य होता है, वो जनता की सेवा होती है, हम्म। जनता का विकास होता है। जी और जनता के विकास में जो भी सबसे सक्षम व्यक्ति होगा, वही नेतृत्व करेगा तीनों राज्यों का। और इस चुनाव में हमने देखा कितनी ऐतिहासिक जीत मिली। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात कर लूं हम्म। तो इतनी ऐतिहासिक जीत ये साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। जी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह एक विभाजन की पार्टी नहीं है। परिवार के रूप में, सामूहिक रूप में मिलकर हम्म। इन्होंने जनता के लिए विकास कार्य किए। जी। पिछले 20 वर्षों से जो मध्य प्रदेश में काम किए हैं, हम्म। वो जनता ने जवाब दिया ठीक है है। वो गुंजन जी, जनता ने एक छोटा सा आशीर्वाद सवाल और दिया जोड़ना है। चाह रहा हूँ। गुंजन जी, एक छोटा सा सवाल जोड़ना चाह रहा हूँ। आप भी महिला हैं, नारी शक्ति हैं, आपका वंदन है। और जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है 2027 के बाद, जब परिसीमन लागू हो जाएगा तो वह कानून लागू हो जाएगा। 33% का आरक्षण मिलेगा विधानसभा लोकसभा में भी मिलेगा उनको। क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात करें, महिलाओं को नेतृत्व दिया जाएगा, ऐसी कुछ उम्मीद है? या फिर आप यदि एक नारी होने के नाते, नारी शक्ति हैं आप, तो आप भी चाहते हैं कि नारियों को नेतृत्व मिले, चाहे मध्य प्रदेश में कोई महिला मुख्यमंत्री हो, राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री हो, छत्तीसगढ़ में महिला मुख्यमंत्री हो? आपकी अपनी राय क्या है? सूरज जी,
भारतीय जनता पार्टी की मैं थोड़े हिस्ट्री में जाऊंगी। जी। 2007 में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमान संभाली थी मध्य प्रदेश की, शिवराज सिंह चौहान जी ने, तो उन्होंने 50% का रिजर्वेशन पंचायती चुनाव में लेकर आए थे। और वो क्यों लेकर आए थे? क्योंकि महिलाओं को सर्वोपरि माना गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक अच्छे कार्य की शुरुआत कन्या पूजन से करती है, महिलाओं का सम्मान करती है, और यही कारण है कि 50% पंचायती चुनाव में रिजर्वेशन 2007 से चला आ रहा ठीक है। है, मेरे और सवाल का आज जवाब। विमेन लेड गवर्नमेंट की बात करी है, मध्य प्रदेश ने भी की है और केंद्र ने भी की है। आपने देखा 33% का रिजर्वेशन आया है। क्या तो बस क्या मध्य कुछ प्रदेश में दिनों के महिला बाद मुख्यमंत्री होनी चाहिए? महिलाओं को सशक्त करना भारतीय जनता पार्टी का जी। एक हमेशा से जी। उद्देश्य रहा है, जी। और इसी उद्देश्य को आगे भारतीय जनता पार्टी बढ़ाएगी निरंतर। और करना नहीं, मेरा कहना है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सशक्त हैं। करना वहां होता है जहां सशक्त नहीं होती। 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहा है यहाँ की महिलाओं को सशक्त करना, जी। स्वावलंबी करना, आत्मनिर्भर बनाना, जो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं। तो इसी को हम आगे निरंतर जारी रखेंगे। और देखिए, रही बात कि नेतृत्व कौन करेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। यहाँ एक कार्यकर्ता हो या वरिष्ठ मंत्री, सबको एक समान प्यार और सम्मान दिया जाता है जी। और मिलता है। जी। इसका नेतृत्व भी हमारा वरिष्ठ नेतृत्व डिसाइड करेगा, और कौन आएगा बस इतना हम कह सकते हैं। जी। जो भी होगा हाँ। वो जनता की सेवा के लिए होगा, जो भी होगा जनता के विकास के लिए होगा। और ठीक है। जैसे कि आज तक पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनता के लिए तत्पर रही है, आगे भी इसी तरह अपनी तत्परता दिखाएगी। चलिए, ठीक है, आपने कहा कि ये चीज़ें हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसा परिवार है जहां सभी को एक बराबर सम्मान मिलता है, एक समान महत्व सभी को दिया जाता है, चाहे वो बड़े नेता हों, बड़े मंत्री हों या साधारण कार्यकर्ता हो, सभी को एक समान सम्मान मिलता है। वापस आता हूँ आपके पास में। योगेंद्र जी, आपके पास आना चाहूँगा। बात हो रही है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विषय हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में है वहीं विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका है, और विपक्ष की भूमिका सत्ता पक्ष से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी और जवाबदेही की हो जाती है, क्योंकि विपक्ष ही एक ऐसा सशक्त माध्यम होता है जो सरकार पर अंकुश लगाता है, तानाशाही से रोकता है, और साथ ही सरकार की हर गतिविधि पर, क्योंकि हमने शैडो मंत्रिमंडल भी देखा है जब कांग्रेस ने पहले बनाया था, एक एक मंत्री के पीछे एक एक विधायक को उन्होंने लगाया था। तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसी परिस्थिति को देखते हुए आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लिए मुफीद मुख्यमंत्री हैं, या फिर उनकी जगह कोई और आना चाहिए? देखिए सूरज जी, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है कि वे किसे मुख्यमंत्री बनाए। जी। यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी का जनादेश है, उनका बहुमत है, जी। और उनकी पार्टी को तय करना है कि वे शिवराज सिंह जी को बनाते हैं, हाँ। या कांग्रेस पार्टी में जिनको मान सम्मान नहीं मिल रहा था, हाँ। वे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मौका मिल जाए। और हो सकता है प्रहलाद पटेल जी, जो उमा भारती जी के सबसे निकटतम है, उन्हें मौका मिल जाए। और ये भी हो सकता है कि वेटिंग सीएम के रूप में जो सशक्त भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, चाहे गोपाल भार्गव जी हो, चाहे नरोत्तम जी हो, चाहे तोमर जी हो, चाहे विजय वर्गीय जी हो, एक लंबी फेरिस्त से। और अगर शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना होता, तो इतने सारे सांसदों को मैदान में उतारकर उनके चेहरे को पीछे ले जाकर मोदी जी के चेहरे को दिखाकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और निश्चित रूप से आप मानिए सूरज जी, कहीं न कहीं सस्पेंस बना हुआ है, और सस्पेंस का कारण यही है कि जो 2024 का जो चुनाव जी, लोकसभा का चुनाव है, जी, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा पसंदीदा चेहरे की बजाय आने वाले 2024 के चुनाव में कौन अच्छी बेहतर भूमिका का निर्वहन कर सकता है, उसको मौका देने का हो सकता है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि मध्य प्रदेश का जो शिवराज सिंह जी का जो चेहरा है, उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाना था, और उसी के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव लड़के बहुमत हासिल करती तो आज इस प्रकार का कोई सस्पेंस पैदा ही नहीं होता। और जहां कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर अपना दायित्व निर्वहन करेगी, और जो भी सत्तासीन पार्टी है उसको मध्य प्रदेश में जनता के साथ किए गए तमाम वादों और जनता के साथ उसका जो कर्तव्य है, दायित्व है, उसका निर्वहन करते हुए मध्य प्रदेश के अंदर सरकार का संचालन करना है। लेकिन हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मौका अगर मिलता है तो निश्चित रूप से उनको मान सम्मान मिल जाएगा। वो मान सम्मान जो कांग्रेस पार्टी ने उनको नहीं दिया था मध्य प्रदेश के अंदर, वो मौका तलाशने के लिए ही उन्होंने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार को गिराया था। तो हो सकता है कि सिंधिया जी भी पीछे से इस प्रकाश के लिए प्रयास रहो, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी को जो मुख्यमंत्री की चाबी देकर गई है, वे उमा दीदी
लेके गई है। तो हो सकता है कि यदि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से हम बालकनाथ जी का चेहरा देख रहे हैं बार बार, या मीणा जी का चेहरा देख रहे हैं, यदि वहां पर किसी को बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने महिला प्रतिनिधित्व की बात करी, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में उमा भारती जी भी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती है। ठीक है, जैसा आपने कहा कि ये तमाम चीज़ें हैं और तमाम कयास हैं और अभी बहुत जल्द इन कयासों पर विराम भी लगने वाला है। मैं आपके पास आना चाहूँगा जोशी जी, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? देखिए, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा हो जो शिक्षा के ऊपर काम करे, अच्छे सरकारी स्कूल बनाए, अच्छे अध्यापकों की व्यवस्था करे। जिस तरह विकसित देशों में जो स्कूली शिक्षा होती है वो पूर्ण रूपेण निःशुल्क होती है, तो यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा हो और उच्च स्तर की शिक्षा हो। स्वास्थ्य के लिए सरकारी अस्पताल अच्छे हों जहां पर लोगों को सुविधा मिले। जिस तरह कोरोना में लोगों परेशान हुए, ना ऑक्सीजन मिली ना दवाइयां मिली, ऐसी परिस्थिति नहीं आए। अच्छे डॉक्टर हो, तो शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करने वाला हो। महिला अत्याचार में जिस तरह से प्रदेश की बदनामी हो रही है उसको हटाएं। महिला सुरक्षा हो, रोजगार के साधन हो जिससे युवा अपने आप परिवार को आत्मनिर्भर बना सके, इससे प्रदेश की विकसित प्रदेश इस तरह का मुख्यमंत्री हो जो सभी लोगों को लेकर चले। और जिस तरह के इन्होंने वादे किए हैं कि हम लाडला बहना के लिए 3,000 रुपए देंगे, तो लाडली बहना को जो उन्होंने संकल्प पत्र में जो जो वादे किए हैं उसको पूर्ण रूपेण पूरा करें। ठीक है, आपने कहा कि ईमानदार मुख्यमंत्री हो, स्वास्थ्य बेहतर प्रदान कर सके ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो बेहतर स्कूल दे सके वैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश के परिदृश्य में जो आपने बातें कही, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात जरूर आती है, मैं वापस आऊँगा आपके पास में, लेकिन प्रकाश सक्सेना जी आपके पास आना चाहूँगा। एक बात, ईमानदार मुख्यमंत्री होना चाहिए। जैसा कि अभी योगेंद्र जी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया, उनका चेहरा पीछे कर दिया गया, मोदी के नाम पर लड़ा गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि जीत का श्रेय शिवराज सिंह चौहान को उतना नहीं दिया जा रहा है जितना नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है कि मोदी मैजिक चला है। इन सब के बीच में एक बात, क्या शिवराज सिंह चौहान यदि इस बार फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो प्रदेश को नुकसान हो जाएगा या फिर किसी और को नुकसान हो जाएगा? नहीं, यदि शिवराज जी इतने अच्छे चेहरे थे तो लाडली बहना को चुनाव के टाइम पे लाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए लाई गई स्कीम थी वो। और यहाँ मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी, इसीलिए प्रधानमंत्री जी का चेहरा लाने की पहले से तैयारी थी। और चूंकि मैं जहाँ से ये हवा बनाई जाती है उस विभाग में भी काफी अंदर तक घुसा हुआ हूँ, मुझे मालूम है उसमें चेहरे को लेकर भी काफी टसल चली है ना, शिवराज जी और प्रधानमंत्री जी में। और शिवराज जी ने इसलिए बीच में अपने सक्षम अधिकारियों के दम पर लाडली बहना स्कीम में उन्होंने अपना चेहरा चमकाया नहीं, अपना चेहरा बचाया, है ना। तो बाद में प्रधानमंत्री जी का भी, क्योंकि उनसे तो कोई विरोध कर ही नहीं सकता था, परंतु उन्होंने अपने चेहरे को गायब होने से बचाया, है ना। तो विरोध तो उनका काफी था, बहुत लोग निराश थे, आपस में काफी क्लेश था। आप यदि देखें जबलपुर में जो इनके पर्यवेक्षक थे, जो भूपेंद्र यादव जी, उनके अंगरक्षक के साथ जो हाथापाई ये सब हुआ, ये उसके प्रमाण हैं कि अंदर भी स्थितियां अच्छी नहीं थी। तो इसलिए अमित शाह जी को उसके बाद आना पड़ा, उन्होंने मोर्चा संभाला और उन्होंने वो डैमेज कंट्रोल किया। यदि हवा इतनी अच्छी होती तो नीचे स्तर तक जाकर, ये सही है कि रणनीति बनाने में भाजपा हाईकमान है बहुत सुनियोजित तरीके से चलता, वो हर क्षेत्र की स्टडी करता है, कहाँ कमजोर है पार्टी, वहाँ वो कई महीनों सालों पहले काम करना चालू कर देता है। जैसे पिछले चुनाव में आदिवासी क्षेत्र कमजोर था, इन्होंने कोऑर्डिनेटर्स अपनी लोगों को भर्ती की जो कांग्रेस से साथ थे एक्टिविस्ट, आनंद राय जी, उन्होंने उस मामले को भी उठाया था, पर मूल जो विपक्ष है उसको मुद्दा नहीं बना पाया। पर ये अपने मन से निजी कंपनियों के द्वारा प्रचार तंत्र को मजबूत किए रहे, उसके मेरे पास सबूत हैं, यदि प्रवक्ता जी बोलेंगी तो, है ना। और भास्कर में भी आ चुका वो इन्फ्लुएंसर जो अपॉइंट हुए थे, है ना, सरकारी पैसे से। तो ये हवा बनाने का काम चला था। तो कार्यकर्ताओं का यदि अपन देखें तो उतना जोश नहीं था। हाँ, ठीक है। जैसे कि आपने विश्लेषण किया कि शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना ला करके चेहरे को बचाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के तहत उनके चेहरे को पीछे किया गया। गुंजन जी, आप अपनी बात रखें और मेरा एक सवाल भी है। शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है, जब से लाडली बहना योजना लागू की है, उन्होंने बहनों से कहा है कि तुम्हारा भैया पैसे का जुगाड़ कर रहा है, अभी 1,000 दे रहा हूँ, फिर 1,250 दूंगा, फिर 1,500 दूंगा, लेकिन 3,000 रुपये तक दूंगा, ये बात शिवराज सिंह चौहान ने कही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र नहीं है कि लाडली बहनों को 3,000 रुपये दिया जाएगा। यदि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने तो वो राशि फिर नहीं बढ़ेगी क्या? देखिए सूरज जी,
राशि की जो आप बात कर रहे हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ बात कर रही हूँ। हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश जी जी। ने जो बात की कि जी। कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं दिखा, तो प्रकाश जी मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ पहले आपकी बात का जवाब दूंगी जी। कि अगर कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं होता तो आज जो ऐतिहासिक जीत मध्य प्रदेश में हासिल की है, ये नहीं देखने को मिलती। 160 से ऊपर अगर सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो इसमें हर एक कार्यकर्ता का काम है। और अब कार्यकर्ता 2024 के चुनाव में जुटा हुआ है, और 2024 में भी आप देखिएगा कैसे भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं की मेहनत से, हर एक बूथ की मेहनत से, हर एक कार्यकर्ता की मेहनत से किस तरह मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में जाएगा, ये हम दिखाएंगे। और ये हर एक कार्यकर्ता, मैं आज एक स्पोक्स पर्सन नहीं, एक कार्यकर्ता के तौर पर बोल रही हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके हर एक कार्यकर्ता की एक अहम भूमिका रहती है उस जनता के विकास के लिए और जनता की सेवा के लिए। अब सूरज जी आपका जवाब देखिए, लाडली बहना की आपने बात की जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने लाडली लक्ष्मी योजना सबसे पहले शुरुआत की थी, 2007 में शुरुआत की थी। शिवराज सिंह चौहान ने की थी। चौहान जी ने इसकी शुरुआत की थी, और आज उस लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 45 लाख से ऊपर बच्चों को उसका लाभ मिला है। ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हाँ। आज 13 लाख से ऊपर बच्चियों को स्कॉलरशिप मिली है। आज विधवा पेंशन योजना चल रही है। आज कई ऐसी पेंशन योजनाएं चल रही है जिसका हम जिक्र भी नहीं करते, लेकिन उसका उद्देश्य होता है सिर्फ महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। लाडली बहना योजना का जितना प्रोत्साहन देना चाहिए था सबको, उससे ज्यादा लोगों ने उसका विरोध किया है। ऐसी योजना का विरोध क्यों? सिर्फ इस ग्राउंड पे कि आप चुनाव से पहले लेकर आए। अरे भलाई की चीज तो अगर चुनाव के एक दिन पहले भी लाई जाए तो भलाई होती है। आज 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि महिलाओं के खाते में जा चुकी है। आज 125 करोड़ 200 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में जा चुका है। आज महिलाओं के अगर खाते में पैसे जा रहे हैं, महिलाएं स्वावलंबी हो रही है, तो खुशी की बात है। और जैसा कि शिवराज सिंह चौहान जी ने कई बार कहा, और आपने और हमने भी देखा, सिर्फ राजनीति से हटकर बात कर रही हूँ, ये सिर्फ राजनीति नहीं करते, उनका मध्य प्रदेश की जनता के साथ एक रिश्ता है। वो मामा और भांजे का रिश्ता है, मामा और बहनों का रिश्ता है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इस रिश्ते को वो बखूबी निभाएंगे। जी, मेरा प्रश्न है कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये राशि 3,000 रुपए तक जाएगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में इसका जिक्र नहीं है। यदि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो क्या ये राशि बढ़ेगी या फिर इतनी ही रहेगी? सूरज जी, जो संकल्प पत्र होता है या शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, विचारों की पार्टी है। और ये विचार हर एक कार्यकर्ता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक मुख्यमंत्री ओहदे पर रहकर उन्होंने जो बात की है, ये पूरा होगा। मुख्यमंत्री पद पर जो भी हो, पर जो वादा जनता से हुआ है वो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में वो चीज है ही नहीं, उस योजना का जिक्र नहीं है। बिल्कुल, जैसे लेकिन आपने सुना होगा हमारे माननीय अध्यक्ष जी के भी कई बयान आए हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो वचन देती है वो अपनी बहनों तक बिल्कुल पूर्ण करती है और वो पूरा होगा। और ये आशीर्वाद बहनों ने दिखाया है, ये विश्वास बहनों ने दिखाया। और आज बहनों ने जिस तरीके से 17 नवंबर को निकलकर भारी बहुमत में अपना अधिकार का इस्तेमाल किया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट दिया है, तो इन बहनों का ये आशीर्वाद और प्यार नकारा नहीं जाएगा, वो उन्हें देखने को मिलेगा। और आज भी शिवराज सिंह चौहान जी का बयान आया है कि 10 तारीख आने वाली है, उनके खाते में पैसे पहुंचेंगे बहनों के। यहाँ सिर्फ हम कांग्रेस की तरह झूठे वचन पत्र नहीं बनाते। कांग्रेस ने जिस तरह 2018 में झूठे वचन पत्र बनाए थे, इस बार फिर झूठे वचन पत्र बनाए, पर जनता जागरूक है। ठीक है गुंजन जी, कागजों पर झूठ लिखने से अच्छा हम जमीनी तौर पर उसको सामने रखते हैं और परोसते हैं और वो जनता तक उसकी लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है गुंजन जी, आपके प्रशिक्षण को प्रणाम है, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें कही, सिर्फ वो छोड़ के जो मैं जानना चाहता था या दर्शक जानना चाहते थे। वापस आऊंगा आपके पास, और योगेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं यही बात लेकर के कि शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि 3,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि जैसा अभी गुंजन जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प करती है, जो बात कहती है, वो पूरी करती है। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कहा उसका जी 3,000 रुपए की घोषणा हुई है, तो 3,000 रुपए पहुंचेंगे भी बहनों के खाते में। ठीक है, आप शायद सुन नहीं पाए, मैंने आपकी बात का सबसे पहले जवाब दिया था कि वो घोषणा अगर शिवराज सिंह चौहान जी ने की है, तो उसका मतलब नहीं है कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं है तो वो घोषणा पूरी नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर जो वादे हैं वो वादे में पूरे रूप में सामूहिकता के तौर पर निभाए जाएंगे और जनता तक वो हर एक लाभ पहुंचेगा जो किसी ने वादा किया है। ठीक है जी, योगेंद्र जी। जी,
सूरज जी, जी जुगाड़ करने की बात शिवराज सिंह जी ने कही है, जुगाड़ करेंगे। हाँ और अगर लाडली बहना से ही हो जाता हाँ तो फिर मुख्यमंत्री पे सस्पेंस ही क्यों होता? हाँ है ना, मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं के दम पे जीते हैं हाँ या लाडली बहना पे जीते हैं, ये सब तथ्य तो बात की बात है, लेकिन यह तय है हाँ कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना के माध्यम से अगर ये चुनाव जीतते होते तो निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी के नाम पर किसी भी प्रकार का सस्पेंस करने की आवश्यकता नहीं थी। जी लेकिन मध्य प्रदेश में जो सस्पेंस है जी तो वो निश्चित बता रहा है कि हाँ। मध्य प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित नहीं था। हाँ लेकिन मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी ने कहा था कि 140 सीटें आएगी, लेकिन वो सीटें 165 आ गई। कैसे आ गई ये उन्हें भी पता नहीं है। हाँ और कैसे आई है ये केंद्र के जो उनके नेता है, उनका हाँ। जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भली बात जानता है हाँ। और वो उसी आधार पर फैसला करेंगे। हम तो यह चाहते हैं कि जब आपकी सरकार मध्य प्रदेश में बन गई है जी तो आप मध्य प्रदेश पे कर्ज करके और प्रदेश की जनता पे कर्ज का बोझ करके लाखों करोड़ों तक पहुंचाकर उस कर्ज को पहुंचाने की बजाय आप मध्य प्रदेश में ही वित्तीय संसाधनों को बढ़ाकर मध्य प्रदेश को सुरक्षित करते हुए जी। कर्ज के दायित्व से निर्भर करते हुए अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करें ताकि मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे। चलिए ठीक है, जैसा कि गुंजन जी ने कहा और शिवराज सिंह चौहान के विषय में कहा कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बातें कही हैं, या फिर बात आई कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा। जोशी जी आपके पास आ रहा हूं कि मेरे दो सवाल हैं आपसे। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव मैदान में थी, 66 प्रत्याशी उतारे थे। ये अलग बात रही कि आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया है और वो सदन में उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी है। आगे और बेहतर प्रयास करेंगे, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पहले कह चुके हैं। आम आदमी पार्टी का मुकाबला शिवराज सिंह चौहान से था या नरेंद्र मोदी से था, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि आम आदमी पार्टी का खाता ना खुलने के पीछे लाडली बहना है या मोदी मैजिक है? देखिए, हमारा किसी से मुकाबला नहीं था, हमारा मुद्दे आधारित मुकाबला था। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला अत्याचार और महंगाई के लिए लोगों से वोट मांगा था। हमारी नीतियां वहां तक ले गए थे। वो ठीक है, जनता ने जो फैसला दिया उसको सिरुधारिया हम मानते हैं कि हम अपनी बात ठीक तरह से नहीं पहुंचा पाए, लेकिन हम प्रयास करेंगे, आगे भी इसमें निरंतर काम करते रहेंगे। तो ये तो हो गया कि मुद्दे आधारित हमने काम किया था और मुद्दों के लिए आगे भी करेंगे। ठीक है, हम मुद्दे पे बात करेंगे। दूसरा, ना तो मोदी मैजिक था ना ये था, पर वो डिलीवर्ड जो विपक्ष ठीक से नहीं कर पाया और उसी के कारण पराजय मिली। ठीक है, योगेंद्र जी, आप डिलीवर नहीं कर पाए, विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस भी थी क्योंकि मध्य प्रदेश में, इस कारण से ये परिणाम सामने आए हैं। जोशी जी ने जैसा कहा, ऐसा कुछ भी नहीं जी। कांग्रेस पार्टी ने इस मजबूती के साथ मध्य प्रदेश के तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों को जनता के बीच में ले जाने का काम किया है और किसानों के लिए बात हो चाहे युवाओं के रोजगार के लिए बात हो, हमने मध्य प्रदेश के तमाम जनहितैषी मुद्दों की वकालत करते हुए जनता के बीच में जाने का काम किया है। लेकिन मध्य प्रदेश की लाडली बहना जो योजना है वो योजना सीधा प्रलोभन था और सीधा बैंक में सीधा जेब में पैसे जाने वाली एक व्यवस्था थी और वो व्यवस्था भी एक ऐसे व्यक्तित्व के माध्यम से की जा रही थी जो जनता के बीच में, महिलाओं के बीच में ये बताने का भी प्रयास कर रहे थे कि मध्य प्रदेश की स्थिति आपको पैसा देने की नहीं है, लेकिन चूंकि चुनाव आ रहे हैं इसलिए पैसे की व्यवस्था आपके लिए कर रहा हूं। ये तो अच्छी बात है। महिलाओं को पैसा मिल रहा था, क्योंकि महिलाएं पैसा संभाल कर रखती हैं घर चलाने में, महिलाओं की सशक्त भूमिका होती तो उनको पैसा मिल रहा, अच्छी बात है, प्रसन्नता होनी चाहिए। आपके घर में भी मिला हुआ किसी को? नहीं, कांग्रेस ने भी तो ये वादा किया था। क्यों भाई, आप इतने वर्षों से मध्य प्रदेश के अंदर शासन कर रहे हैं तो आप वित्तीय संसाधन बढ़ाने में सक्षम क्यों है? बातें की है, आप रोजगार के संसाधन बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? आप कृषि की उन्नति करने की बात क्यों नहीं करते हैं? आप मध्य प्रदेश में किसानों को उपज का उचित दाम देने की बात क्यों नहीं करते? कांग्रेस जब कहती है कि 2700 रुपए का गेहूं का समर्थन मूल्य होगा, तब आप जाकर कहते हैं कि हम आपको 2800 रुपए गेहूं में देंगे। आप ऐसा क्यों करते हैं? आप सीधी प्रतिस्पर्धा करते हैं। आप लाडली बहनी योजना की बात कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति देखिए। जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने यहाँ पर सत्ता संभाली थी, मात्र 18,000 करोड़ का कर्ज था। आज 3,31,000 करोड़ का कर्ज आप कर चुके हैं। आप एक महीने में 2 बार कर्ज ले रहे हैं। आप कर्ज लेकर जनता को जीत लेने का काम करोगे। मध्य प्रदेश का भविष्य कितना प्रदेश का जो बजट है, प्रदेश के बजट का 1/3 भाग मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर लिए गए कर्ज के ब्याज में चला जाता है। मध्य प्रदेश की इतनी बदहाली क्यों है? आप इस पर भी तो चिंतन कीजिए। केवल सरकार चलाना नहीं, प्रदेश को सशक्त बनाने की दिशा में भी काम किया जाना चाहिए। रोजगार उन्मूलन, रोजगार की समस्या, बेरोजगारी उन्मूलन के जैसे कार्यक्रमों को भी तवज्जो दी जाना चाहिए। ठीक है, केवल आप सीधे, चूंकि समय की भी सीमा है और अब मैं प्रकाश सक्सेना जी आपसे जानना चाहूँगा, वास्तव में जो हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री
मैंने सबसे जानना चाहा कि कैसा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा और जैसा कि देश न्यूज ने अपना आकलन बताया है कि 11 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और शनिवार रविवार को पर्यवेक्षक भी आ रहे हैं और वो घोषणा करेंगे। हालांकि पर्यवेक्षक का जो मुख्य कार्य है सिर्फ घोषणा करना नहीं है, बाकी चीज़ों का विश्लेषण करना भी है। तो ये कहीं कोई नाराज ना हो, कहीं किसी को बुरा ना लगे, इसलिए सारे नेताओं को दिल्ली बुलाया गया, समझाया जा रहा है। और अब ये बात आ रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के कई नामों पर चर्चा है। मैंने पहले भी कहा कि महंत महिला या महारानी या महाराज महंत या महिला, ये तमाम चीजें आ रही हैं तीनों राज्यों को लेकर के। आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहता हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सस्पेंस कब तक बरकरार रह सकता है? नहीं, वो बहुत ज़्यादा सस्पेंस बरकरार नहीं रहेगा, क्योंकि जो बीजेपी हाईकमान है बहुत सशक्त है और पूरे युद्ध के जैसे वो व्यूह रचना करते हैं अपने हर चुनाव की। और जैसा अभी इनके सामने जो अहम मुद्दे हैं, एक जाति मतगणना जी, तो आप मोदी जी को देखेंगे, उन्होंने 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया, गरीबी को, हाँ, है ना, जाति को भी, कि ये गरीब की 4 ही जाति हैं। हाँ, तो वो उस फैक्ट को भी एक ध्यान में रखेंगे, मुझे जो लगता है जी, कि वो इन तीनों स्टेट में। सक्सेना जी, मेरे प्रश्न के आशय में लोकसभा चुनाव भी समाहित है। हाँ हाँ, वो लोकसभा, ये जो नियुक्तियां होंगी ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए होंगी जी। आप देखिए, अब सीए का एक मुद्दा था, हाँ, वो चुनाव खत्म हुआ, बंद हो गया, पर पश्चिम बंगाल में निकल आया। उन्हें मालूम है कि ये उपयोग कहाँ देगा जी, है ना। ऐसे ही पूरी 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है जी, और जाति मतगणना वाला एक मुद्दा फैक्टर रहेगा। महिलाओं को तो उन्होंने आधी आबादी को ध्यान में रखा ही हुआ है, इसलिए इस तरह की योजनाएं वो बना रहे हैं जी। तो उसी हिसाब से मध्य प्रदेश में भी मुझे लगता है वो संतुलन रखा जाएगा। पर यह भी देखा जाएगा उनके व्यक्तिगत गणित भी होंगे, जैसे राजस्थान में जो महंत जी का नाम चल रहा है, हाँ, हाँ, है ना, वो योगी जी के मठ से जी, संबंधित हैं। हाँ, वहाँ अलग राजनीति चल रही है, तो हो सकता है कि उनको उसका लाभ ना मिल पाए। हाँ, तो व्यक्तिगत इनके कैलकुलेशंस भी रहेंगे। जी, और जाते जाते मैं गुंजन जी का जवाब देना चाहता हूँ कि मेरी कोई विद्वेष नहीं है किसी पार्टी से। जी, मैं बीजेपी को बहुत सशक्त पार्टी मानता हूँ, उनके कार्यकर्ता भी बहुत सशक्त हैं। पर जब तक विद्रोह चल रहा था तब तक वो बटे हुए थे। अमित शाह जी आए, उन्होंने उस चीज को मैनेज किया, संभाला, तब जाकर स्थितियां, कार्यकर्ता बाहर निकला है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मेरा कहना सिर्फ ये था कि लाडली बहना का जो उपयोग किया गया वो इसलिए किया गया था कि तब तक स्थिति अच्छी नहीं थी। हाँ। लोगों के मन में ये भी था कि भाई कोरोना काल में जब बहुत ज्यादा जरूरत थी, ऐसी योजनाओं को तब लाना चाहिए था। अंत में मेरा जो मानना है कि जो मुख्यमंत्री होना चाहिए वो अर्थशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, समान दृष्टिकोण रखने वाला होना चाहिए, जो कि आजकल असंभव सा लगने लगा आजकल की राजनीति को देखते हुए। परंतु सबसे एक जैसा व्यवहार हो, न्याय अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल, और सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो उसका। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीजें होना चाहिए। और आर्थिक दृष्टि से आर्थिक पहलू, ये नहीं कि रेवड़िए बांटे वो। हाँ। इस पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगी हुई है जी हाँ, कि भाई इसका आप धन लाओगे कहां से। हाँ। यदि आप 1 मिनट का वो दें कि क्या था कि 2003 से पहले जो कांग्रेस की सरकारें थी तब आय के स्रोत उतने थे नहीं। मुझे याद है 97 में बिहार हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया था जी। तब वहां कर्मचारियों को बांटने के लिए सैलरी नहीं थी, तो वहां विधायकों की लाल बत्तियां छीन ली थी, जो कॉर्पोरेशन में अपॉइंटमेंट होते ना, जो उपाध्यक्ष वगैरह के। हाँ। तो 2003 में कुछ 1000 करोड़ का ओवरड्राफ्ट था मध्य प्रदेश पे जी। अब जो है वो लाखों करोड़ का हम कर्ज में जी रहे हैं और हम वो रेवड़ी पे खर्च करें, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। मैं किसी पार्टी राजनीति से मतलब नहीं इस चीज का। इसको मैन्युफैक्चरिंग में जाए, रोजगार क्रिएट करने में पैसा खर्च हो, इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री बने जो आर्थिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश को ऊपर ले जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीजें हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, ऐसा सरताज होना चाहिए या ऐसे व्यक्ति के सर पर ताज होना चाहिए जो मध्य प्रदेश को उपभोक्ता राज्य से उत्पादक राज्य की ओर बढ़ा सके और मध्य प्रदेश एक उत्पादक राज्य बने, निर्भर न रहे किसी पर और खुद में इतना सक्षम हो जाए कि आज जो 4 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है वह कर्ज, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए तंज तो कसती है कि मध्य प्रदेश में होने वाले बच्चे पर 48,000 का कर्ज होता है, इतना कर्ज राज्य पर है। तो ये चीजें ना हो, प्रदेश का विकास हो, प्रदेश के विकास के लिए समर्पित। हालांकि जो व्यक्ति, जो भी चेहरा आएगा, जो भी नाम आएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए, स्वाभाविक बात है कि पार्टी के प्रति आसक्ति होगी ही, पार्टी का कार्यकर्ता है तो आएगा, लेकिन वो यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भी बनता है वो मध्य प्रदेश के विकास की सोचे। मध्य प्रदेश में जैसे मैंने शब्द कहा कि उपभोक्ता
राज्य हैं उत्पादक राज्य बने, इस दिशा में जो आगे बढ़ा है वो मध्य प्रदेश के लिए मुफीद और सबसे बेहतर मुख्यमंत्री हो सकता है। बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। गुंजन चौकसी जी, योगेंद्र सिंह जादव जी, हेमंत जोशी जी, प्रकाश सक्सेना जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से बात आ रही है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस तो बरकरार है। पर्यवेक्षक तय करेंगे, पर्यवेक्षक आएंगे कि कौन होगा मुख्यमंत्री। और जैसा कि उम्मीद है कि शनिवार को मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक हो सकती है और बैठक में किसी एक नाम पर मोहर लग सकती है। पर्यवेक्षकों के नाम भी बहुत जल्द आ जाएंगे। नेतृत्व, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उससे मेल मुलाकात लगातार जारी है। लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और दावेदारी के साथ साथ ये भी कि वो कैसे बेहतर कर पाएंगे। शिवराज की कुर्सी कायम रहेगी या नहीं, या फिर शिवराज की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है, बहुत जल्द आपके सामने सारी हकीकत होगी। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।